ये तस्वीर एक ऐसे बाहुबली की है जिस पर दर्जनों केस दर्ज थे, लेकिन उसकी एक भी तस्वीर बिहार पुलिस के पास नहीं थी। ये तस्वीर उस डॉन की है जिसने पहली बार बिहार की धरती पर AK-47 राइफल से गोलियां बरसाई थी। उस वक्त बिहार में पुलिस फोर्स के पास भी AK-47 नहीं था, लेकिन वो बाहुबली बीच बाजार में AK-47 से अपने दुश्मन को छलनी कर देता था। उसका नाम था अशोक सम्राट, जिसे बाहुबलियों का बाहुबली कहा जाता था। 1980 और 1990 के दशक में अशोक सम्राट बिहार में आतंक का दूसरा नाम था। बिहार के बाहुबली सीरीज में आज हम आपको उसी अशोक सम्राट की कहानी दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक ऐसा डॉन जिसने डबल MA किया था, वो कैसे AK-47 थामकर जुर्म की दुनिया का सरगना बन गया। बेगूसराय जिले का सोखारा गांव बड़ौनी रेलवे स्टेशन के बेहद करीब है। बेगूसराय को उस समय का मिनी मॉस्को या बिहार का लेनिनग्राद कहते थे, क्योंकि यह कम्युनिस्टों का गढ़ था। यही जन्म हुआ अशोक शर्मा का। वो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल था। उसने डबल MA किया। उसका सपना था पुलिस की वर्दी पहनना, पर हुआ कुछ और। अशोक शर्मा बन गया अपराध की दुनिया का डॉन नंबर 1। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा गांव है, शोकहरा। भूमिहारों के वर्चस्व वाले इस गांव में अशोक शर्मा नाम के बालक का जन्म हुआ था। ये वो दौर था जब बेगूसराय और उसके आसपास के इलाकों में वामपंथी विचारधारा का सूरज चमकता था। बेगूसराय के शोखरा के इलाके में उस घर में मैं मौजूद हूं जहां पर अशोक शर्मा पैदा हुए थे। और अशोक शर्मा की चाहत ये थी, उस लड़के की चाहत ये थी कि वो पुलिस में जाए और वो अपने परिवार और लोगों की सेवा भी कर सके। लेकिन उनके भविष्य में क्या लिखा था ये तो खैर भगवान ही जानता था। और उसके बाद उनका रास्ता किस ओर गया वो प्रदेश की, बिहार की जनता जानती है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ घटनाओं के बाद, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद उन्हें तमगा दिया गया, जिसमें कई लोगों ने उन्हें बाहुबली कहा, जिसमें कई लोगों ने उन्हें दबंग भी कहा, कई लोगों ने रसूखदार कहा, तो कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि नहीं, ये सब गलत है। वो एक रॉबिन हुड है और वो लोगों की सेवा करते हैं। जब उन्हें मौका मिलता है वो लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी बातों को सुनकर उनकी तमाम समस्याओं का समाधान भी करते हैं। उसके बाद एक घटना ऐसी होती जिसके बाद उनकी जान चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो लोग उन्हें दबंग कहते हैं, जो उन्हें रसूखदार कहते हैं, क्या उन्हें उनकी सच्चाई मालूम है? अशोक बचपन में पढ़ाई लिखाई में तेज था। वो पुलिस सर्विस में जाना चाहता था, लेकिन आगे चलकर वो खाकी वर्दी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हम लोग का परिवार किसान का परिवार था। उस परिवार से हम लोग बिलोंग करते थे। उसमें सबसे 5 भाई में सबसे छोटे भाई अशोक शर्मा हुआ करते थे। इनका दिली इच्छा था एथलेटिक्स में, फुटबॉल वगैरह में, ये सब में रुचि बहुत ज़्यादा था। और इनका दिली इच्छा था, कोई भी किसान फैमिली चाहता है जो आगे मतलब परिवार का सपोर्ट करें, किसी नौकरी में जाएं, किसी उस तरह का अथी करें। इसी वजह से इन्होंने अपना एथलेटिक्स का दौर शुरू किया और उसी पीरियड में इनको दरोगा में सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर उनमें से इनको छांट दिया गया। अशोक सम्राट को फुटबॉल खेलने का शौक था। वो एक अच्छा प्लेयर था। खेल के इस सिलसिले में उसकी मुलाकात रामविलास मुखिया नाम के युवक से हुई। बताया जाता है कि रामविलास मुखिया एक शार्प शूटर था।
रामविलास और अशोक सम्राट के बीच गहरी दोस्ती हो गई। ये बात 1983 के आसपास की है। अशोक सम्राट ने एक बुलेट मोटरसाइकिल और जीप खरीद ली और रौब दाब दिखाने लगा, लेकिन इस बीच वो स्थानीय कम्युनिस्टों के निशाने पर आ चुका था। बताया जाता है कि उन लोगों ने रामविलास और अशोक के बीच फूट डलवा दी। ये लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे और ये मिनी मास्को कहा जाता है। यहाँ वामपंथों का चला था दौर बहुत ही, मतलब उस टाइम अशोक शर्मा को सम्राट बनाने वाला वामपंथ ही है, जो दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया और इनका नाम अशोक शर्मा था। दोनों दोस्त में लड़ाई करवाया गया आपसी विवाद के कारण। ये यहाँ से मतलब इन पे बार बार अटैक होना शुरू हुआ। ये यहाँ से छोड़ के बाहर निकले अपना जान बचाने के लिए। उसी पीरियड में धीरे धीरे ये इन राहों को छोड़ के मतलब अपराध की राहों को पकड़ लिया इन्होंने। जिस क्षेत्र से वो पनपे हैं, लेनिनबाद, मिनी मास्को उसको कहा जाता है। मिनी मास्को कहा जाता है इसलिए कि वहाँ ज़्यादा कम्युनिस्ट थे, इसीलिए मिनी मास्को कहा जाता था। एक समय था जब अशोक और रामविलास एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे, लेकिन एक दौर वो भी आया जब वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। बात यहां तक बढ़ गई कि रामविलास ने अशोक को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। बताया जाता है कि एक रात अशोक बुलेट मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। उसकी बाइक की हेडलाइट खराब हो गई थी। तभी अशोक के एक रिश्तेदार ट्रक में सवार होकर वहां से गुजरे। रिश्तेदार के ट्रक की लाइट के सहारे अशोक बाइक चलाने लगा। तभी रामविलास के गुर्गों ने जीप में सवार होकर उसका पीछा शुरू कर दिया। अशोक के रिश्तेदार ने खतरे को भांप लिया और हमलावरों की जीप को ओवरटेक नहीं करने दिया। इस तरह अशोक की जान बच गई। इस घटना के बाद अशोक बेगूसराय छोड़कर मुजफ्फरपुर चला गया, जहां उसके आपराधिक जीवन का नया चैप्टर शुरू हुआ। अशोक ने मुजफ्फरपुर के मशहूर LS कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उसने संस्कृत समेत 2 विषयों में MA किया, लेकिन यहां भी उसे एक ऐसा मित्र मिला, रपटीली राहों पर बढ़ने लगा। मुजफ्फरपुर में अशोक सम्राट की दोस्ती मिनी नरेश से हुई। मिनी नरेश का क्रिमिनल बैकग्राउंड था और उसका मुजफ्फरपुर की छात्र राजनीति में दबदबा था। अशोक और मिनी नरेश की जोड़ी ने जल्द ही अपना खौफ कायम कर दिया। शुरुआती दौर में तो कहे न वह डबल MBA किए हुए था, ऐसा नहीं था, मूर्ख नहीं था, डबल MBA किए हुए था। इसके परिवार का भी शौक था कि कोई IAS IPS दरोगा वगैरह बने। लेकिन जब लंगट सिंह कॉलेज में गया, जहां बाहुबली का वहां जखीरा रहता था, उसी में संगत हो गया था मिनी नरेश से। मिनी नरेश की टक्कर चंदेश्वर सिंह नाम के बाहुबली से थी। दोनों के बीच जानी दुश्मनी थी। अशोक ने दोस्त के दुश्मन को अपना दुश्मन मान लिया। 1986 में मुजफ्फरपुर में चंदेश्वर सिंह के बेटे का तिलक समारोह चल रहा था। अतिथियों के बीच वेश बदलकर अशोक सम्राट और मिनी नरेश भी पहुंच गए। सम्राट अशोक को जब शरबत पेश किया गया तो उसने इनकार कर दिया और कहा, मुझे शरबत नहीं, खून पीना है। थोड़ी देर बाद अशोक सम्राट और मिनी नरेश ने चंदेश्वर को टारगेट कर पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। चंदेश्वर तो भाग निकला, लेकिन उसके परिवार के कुछ लोगों की मौत हो गई। करीब 3 साल बाद चंदेश्वर सिंह ने इसका बदला लिया। 1989 में सरस्वती पूजा के दिन चंदेश्वर सिंह ने PG हॉस्टल में घुसकर मिनी नरेश की हत्या कर दी। उसने नरेश को तलवार से काट डाला। अशोक सम्राट ने अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। 1 साल के अंदर चंदेश्वर को खत्म करने का प्रण लिया। ठीक 1 साल बाद 31 जनवरी 1990 को सरस्वती पूजा के दिन मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर अशोक सम्राट ने चंदेश्वर सिंह को घेर कर मार डाला।
अशोक ने चंदेश्वर पर AK-47 राइफल से गोलियां बरसाईं। पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज था, एक तरह से फुटबॉल का भी खिलाड़ी टॉप का था वो। उसके बाद ये चले गए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज में ये पढ़ते थे। उस समय का मिनी नरेश नाम का बाहुबली था, इनसे उनका संबंध हुआ। मिनी नरेश को 1989 में कत्लेआम कर दिया गया। तो दोस्त का ये संकल्प लिया कि हम जब तक उसकी हत्या नहीं कर देंगे तब तक, वहीं से इसका टर्निंग पॉइंट था तो शौक की दरोगा बन जाएंगे, लेकिन यहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ और 1989 में उसको हत्या कर दिया। चंद्रशेखर सिंह उनका जो दोस्त थे उसी को वो हत्या करके वो सम्राट के रूप में, यानी अपराध की जगत में वो उतर गए। उसके बाद AK-47 लिया, जो सबसे पहले अगर बिहार में 47 था तो इन्हीं को था। उसके बाद ये क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। अशोक सम्राट ने चंदेश्वर को निशाना बनाकर पहले AK-47 से फायरिंग की। जब वो घायल होकर जमीन पर गिर गया तो अशोक सम्राट चंदेश्वर के करीब आया और उस पर AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। पुलिस को उसके शरीर से 40 गोलियां मिली। यह अशोक सम्राट के प्रतिशोध का भयानक तरीका था, जिससे उसके दुश्मन कांपते थे। ये पहला मौका था जब बिहार में किसी ने AK-47 राइफल से फायरिंग की थी। यहां तक पुलिस ने भी इसका नाम ही सुना था। वारदात के बाद जब पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची तब उसने खोखों की पड़ताल कर ये पता लगाया कि फायरिंग AK-47 से हुई है। तो AK-47 सबसे पहला इन्हीं के पास आया था, जैसा सुनने को आता है। और ये AK-47 का पहला प्रयोग शायद मुजफ्फरपुर में छाता चौक पे हुआ था, जिस समय बिहार की पुलिस वो खोखा देख के पहचानी थी जो ये AK-47 है। अशोक सम्राट एक डॉन बन चुका था। उसे रंगदारों का रंगदार कहा जाने लगा था। पहले वो अपहरण और वसूली के जरिए काली कमाई कर रहा था, फिर ठेकेदारी में उतर आया। अशोक सम्राट का आतंक इतना था कि उसके सामने कोई ठेकेदार टिक नहीं पाता था। कि बिहार में पहला 47 अशोक सम्राट के पास आया। उसके बाद वो इतना है, जैसे लखीसराय हुआ, वैशाली हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, ये अपना टीम बनाते गए, वर्चस्व रसूख बनता ही चला गया। इन सब चीज़ों के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। किसका सहारा लिया उन्होंने? सहारा तो ठेकेदारी का लिया सहारा, अपहरण का लिया सहारा। अच्छा। ये सब पैसा आते गया, वो रसूखदार बनते गए। अशोक सम्राट का वर्चस्व बढ़ा तो उसकी टक्कर सूरजभान और छोटन शुक्ला जैसे दूसरे बाहुबलियों से होने लगी। जब रसूखदार बढ़ने लगा तो सूरजभान जी से हुआ, मुन्ना शुक्ला से हुआ, छोटन शुक्ला से हुआ, सबसे ये लड़ाई लड़े। मैंने तो ये भी सुना कि अशोक सम्राट ने सूरजभान सिंह के पैर में गोली मारी थी। क्या ऐसी भी कोई कहानी? ऐसी कोई कहानी नहीं है। गोली तो मोकामा में चढ़ाए होके ये जरूर है, वो तो हम जान रहे थे कि उनको पुलिस मारी थी गोली। अच्छा। ये बात नहीं है, वो अशोक सम्राट का हाथ नहीं था उसमें। बताया जाता है कि एक बार विरोधी गैंग के हमले के दौरान अशोक सम्राट को मोकामा से भागना पड़ा था। अशोक सम्राट की क्राइम स्टोरी जितनी फिल्मी है उतनी ही नाटकीय उसकी पर्सनल लाइफ भी है। अशोक सम्राट ने पटना में जिस अपार्टमेंट में अपना अड्डा बनाया था, वहीं रहने वाले एक बैंक अफसर की बेटी से अशोक को प्यार हो गया। कहते हैं दोनों ने बांका में एक मंदिर में विवाह किया। अशोक ने बेगूसराय में एक बाहुबली रतन सिंह के घर पर रिसेप्शन रखा था।
जिसमें बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरे और पुलिस अफसर भी शामिल हुए थे। इसमें 500 गाड़ियां पहुंची थीं, जिनमें कई वीआईपी वाहन थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉन होने के बावजूद अशोक सम्राट की पहुंच सियासत के गलियारों में कितने अंदर तक थी। जब ये इनकी शादी हुई थी और ये फंक्शन रतन सिंह के घर पे जब हो रहा था, उसमें जितने भी रसूखदार और जितने भी राजनीति के बड़े लोग थे, बड़े चेहरे थे, वो सभी आए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सभी बड़े चेहरे आए थे और उसमें पूरी प्रशासन लगी हुई थी, जो भी ये कार्यक्रम है ये ढंग से हो जाए। अशोक सम्राट बिहार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। उन दिनों गुप्तेश्वर पांडे बेगूसराय के एसपी थे, जो बाद में बिहार के डीजीपी भी बने। वो बड़ी सख्ती से अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रहे थे। पुलिस का दबाव बढ़ने के बाद अशोक सम्राट ने AK-47 राइफल, 200 कारतूस एक लेटर के साथ एसपी गुप्तेश्वर पांडे के घर के बाहर फेंकवा दिया। इस लेटर में अशोक सम्राट ने एसपी से वादा किया कि वो उनके इलाके में जुर्म नहीं करेगा, लेकिन उसका ये वादा बिल्कुल झूठा था। गुप्तेश्वर पांडे से भी उनका कहिए वर्चस्व था, उनका तो तूती बोलबे करता था सम्राट के। उसके बाद वो अपने 47 दबाव दबिश बनाए, कोई पुलिस उसके पीछे नहीं जाता था, कारण कि पुलिस इतना भयभीत इनसे खाता था कि कोई आगे में रहेगा तो उसको भी हत्या ही कर। कहते हैं कि 85 और 90 के दशक में यही सरकार था। अरे क्या कहते हैं, 40-50 को उस समय हत्या हुई थी। तब वो 47 जाके उनके गुप्तेश्वर पांडे के डेरा में चिट्ठी लिख के गिराया गया था, जबकि उनके पास और अधिक था 47, लेकिन एक 47 उनके परिसर में जाके गिरा दिया गया था कि हम समर्पण कर दिए हैं, ताकि पुलिस हम पर उतना नहीं लड़े। अशोक सम्राट को समझ में आ गया था कि अपराध की काली और खूनी दुनिया में उम्र लंबी नहीं होती, इसीलिए राजनीति का सफेद लिबास पहनना चाहता था। अशोक सम्राट ने 1989 के चुनाव में कांग्रेस के हेमंत शाही का समर्थन किया, लेकिन हेमंत शाही जीत ना सके। 1995 में अशोक सम्राट कुर्नी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच अशोक सम्राट ने अपनी छवि एक रॉबिन हुड के तौर पर बनाने की कोशिश की, ताकि इसका फायदा वो सियासत में उठा सके। वो अपने गांव और आसपास के इलाकों में गरीबों की मदद करने लगा। गांव के भी जो भी लोग थे वो इनका सम्मान करते थे। जो गांव का लड़का है, ये राह भटक गया है, इसको मतलब सम्मान के नज़र से इनको देखा जाता था। कभी भी इनको उस टाइप से रॉबिन, मतलब ये अपराध की दुनिया का बेसात बादशाह जो लोग कहते हैं या बाहुबली कहते हैं, उस नज़रों से लोग कभी नहीं देखते थे। ये गरीबों को के मसीहा थे। जब भी कोई हम लोग को जानकारी, उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन हम लोग को पापा से और अन्य लोगों से, परिवार के अन्य सदस्यों से जानकारी होती है, जो कभी भी आते थे तो गरीबों की सेवा करना इनका दायित्व हर हमेशा रहता था। किसी परिवार के बच्चे को शादी करवा देना, किसी को जॉब लगवा देना, मतलब हर एक किसी ना किसी रूप में ये गरीबों को हर हमेशा मदद किया करते थे। अशोक सम्राट इसके बाद राजनीति में नया दाव आजमाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन हुआ वो जो अशोक ने कभी सोचा नहीं था। अशोक सम्राट अपने गुर्गों के साथ पटना से सोनपुर जा रहा था। उनके पास अवैध हथियार थे। रास्ते में हाजीपुर में पुलिस इंस्पेक्टर शशि भूषण शर्मा की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस की टीम ने रुकने का इशारा किया, लेकिन अशोक ने गाड़ी मोड़ दी और भागने लगा। इसके बाद पुलिस टीम ने पीछा शुरू कर दिया। उस वक्त के इंस्पेक्टर शशि भूषण को यह नहीं मालूम था कि वो जिसका पीछा कर रहे हैं वो डॉन अशोक सम्राट है। पुलिस से भागने के दौरान अशोक की गाड़ी पलट गई, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। अशोक और उसके साथी पैदल भागते भागते एक गांव में पहुंचे और खाली घर में घुस गए। पुलिस वालों ने डकैत का शोर मचाया तो गांव वाले भी जुट गए और उस घर को घेर लिया, जिसमें अशोक और उसके साथी बंद थे। पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा, लेकिन अशोक सम्राट बाहर नहीं आया। उस दिन जिस दिन इनकी हत्या हुआ,
हत्या नहीं हुआ, कहिए कि घर में आग लगा के जला दिया गया। तो ये भाग रहे थे, गांव वाला भी उस पर टूट पड़ा कि ये अपराधी है करके। और उसके बाद शशि भूषण सिंह उसको रपेट रहा था, दरोगा जो था, शशि भूषण शर्मा उनका नाम था। तो वो एक घर में प्रवेश किया। जब घर में प्रवेश किया तो गांव वाले चारों तरफ से घेर के उस घर में आग लगा दिया। ये उस समय तक भी लोग नहीं पहचान पाए थे कि ये सम्राट है। अगर जान जाता कि अशोक सम्राट है तो उसको हत्या नहीं होता और नहीं कोई उसमें आग लगाता। ये चलती वाली थी। गांव वालों ने उस घर में आग लगा दी। अब मजबूरन अशोक सम्राट और उसके 2 साथियों को बाहर आना पड़ा। इसके बाद एनकाउंटर हुआ जिसमें अशोक सम्राट और उसके 2 साथी मारे गए। उसकी हत्या जो हुई उसमें भी जो है सो उसका मित्र रामा सिंह ही इन लोगों से मिल गया था। मैंने भितरिया जो है रामा सिंह उसका मित्र था। रामा सिंह ही स्पाई का काम किया है। हमें जो खबर है पुलिस का स्पाई का काम रामा सिंह किया है, और जो कि अशोक सिंह का करीबी था। अशोक सम्राट का करीबी था, अशोक सिंह का करीबी था। तो और बीच में जो है अनंत सिंह के साथ बाद में अनंत सिंह से भी अलग हो गए थे। गांव वालों ने अशोक सम्राट का चेहरा पत्थर से कुचल दिया था, जिसकी वजह से उसकी पहचान तुरंत नहीं हो सकी। बाद में अशोक के परिवार वालों ने उसकी शिनाख्त की। अशोक सम्राट का एनकाउंटर बिहार पुलिस के लिए इतनी बड़ी कामयाबी थी कि इंस्पेक्टर शशि भूषण प्रसाद को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देकर डीएसपी बना दिया गया। अशोक सम्राट को गुजरे 3 दशक हो चुके हैं, लेकिन ये बाहुबली कहानियों की शक्ल में आज भी जिंदा है। पुलिस का यह कहना है कि अशोक सम्राट एनकाउंटर में मारा गया था, पर उनके परिवार वालों का यह कहना है कि एक गांव में डकैत की अफवाह हुई और गांव वालों ने ही अशोक सम्राट को मार दिया। आज के बाहुबली के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए बाहुबली की कहानी के साथ। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।